आज स्टेडियम में द चैंपियन लियोन और उसके सामने है द चैंपियन किलर एस। लेकिन यही बात है जिसपे एस को अपने ऊपर घमंड आ गया है, लेकिन वो भूल गया है कि उसके सामने लियोन खड़ा है। अब ये बैटल आज तक की सबसे खतरनाक बैटल है और इस बैटल को देखने सरीना भी स्टेडियम में मौजूद है, लेकिन ये बात एस को नहीं पता है। एस की मॉम भी ये बैटल देख रही है और ये 6 पोकेमोन की बैटल है। अब शुरू हो चुकी है। ठीक सबने जैसा सोचा था, लियोन के सारे पोकेमोन हार चुके हैं। हाँ, एस ने लियोन के सारे पोकेमोन को हरा दिया, लेकिन अभी लियोन के 2 पोकेमोन बाकी हैं। और जब लियोन का रायलाबूम स्टेडियम में आता है तो लियोन के सारे फैन इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं, वो इतनी जोर जोर से लियोन को चीयर करते हैं कि स्टेडियम में सिर्फ लियोन का ही नाम गूंज रहा था। लेकिन एस को सिर्फ उसके दोस्त और उसकी फैमिली चीयर कर रहे थे और एस की साइड कोई नहीं था, क्योंकि ये गैलार रीजन था, लियोन का इलाका था और सभी लियोन की तरफ थे। एस की तरफ कोई भी नहीं था उसकी फैमिली और उसके दोस्त के अलावा। और ये बात अंदर ही अंदर एस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाती है। ऐसा गुस्सा जो एस को बहुत ही खतरनाक और गलत रास्ते पर ले जाने वाला था। लेकिन देखते ही देखते लियोन के रायलाबूम ने एस के सारे पोकेमोन को हरा दिया और अब एस के पास भी सिर्फ उसके 2 पोकेमोन बचे हैं। तो एस अपने पिकाचू को भेजता है और पिकाचू अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जितनी वो ताकत लगा सकता था। पूरी ताकत इस्तेमाल करके किसी भी तरह रायलाबूम को आखिरकार हरा देता है। लेकिन तभी लियोन का भी आखिरी पोकेमोन बचा है और लियोन अपने चारिज़ार्ड को चुनता है। अब एस अपने पिकाचू को वापस बुलाता है, कहता है पिकाचू तुम्हें आराम करना चाहिए। लेकिन पिकाचू कहता है नहीं, मैं भी पूरी कोशिश करूंगा, मुझ में भी इतना दम है कि मैं चारिज़ार्ड को थका सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो थका ही दूंगा। एस कहता है नहीं, तुम थक चुके हो पहले से ही और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई नुकसान हो। फिर पिकाचू कहता है नहीं, मुझे लड़ना है। और फिर एस अंदर ही अंदर गुस्से में था और फिर ऐसा गुस्सा जो कभी नहीं देखा था किसी ने। और फिर एस पिकाचू कहता है पिकाचू तुम्हें वापस आना है। पिकाचू कहता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करना चाहता हूँ। इसी दिन का तो मैंने इंतजार किया था। गैलार में जब मैंने पहली बार लियोन के चारिज़ार्ड से फाइट की थी, तभी मैंने सोचा था कि इस चारिज़ार्ड को तो मैं हराऊंगा। अगर हरा नहीं पाया तो अपनी पूरी कोशिश तो करूंगा ही। और वो दिन आज है, मुझे एस लड़ना है, मुझे एस लड़ने दो, तुम मुझे रोक नहीं सकते। और फिर एस और भी गुस्से में जाता है, पता नहीं उसके मन में क्या चल रहा था। और फिर वो पिकाचू को कहता तुम्हें वापस आना ही होगा, अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें जबरदस्ती वापस बुलाऊंगा। और फिर पिकाचू कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर एस अपनी पोकीबॉल निकालता और फिर पोकीबॉल में पिकाचू को वापस बुलाता और फिर पिकाचू के अंदर पता नहीं कौन सा ऐसा इमोशनल डैमेज होता है कि पिकाचू वहाँ से हिलता भी नहीं है। और वो ऐसे लग रहा था कि किसी चीज को लेकर खो गया है, वो सोच ही रहा है, कुछ गहरी सोच में पड़ गया है। और फिर एस पोकीबॉल में पिकाचू को वापस बुला लेता है, जबकि पिकाचू को पोकीबॉल में जाना बिल्कुल पसंद नहीं और उसने वही कर दिया। और अब एस के मेगा लुकारियो और लियोन के डायनामिक्स चारिज़ार्ड के बीच बैटल होती है। अब बैटल होने के बाद एस का लुकारियो और एस किसी तरह से जीत तो जाते हैं, लेकिन एस को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पहले जैसा एस नहीं बल्कि काफी ज्यादा बदल चुका है, उसमें गुस्सा सा दिखाई दे रहा था। और अब बैटल खत्म होने के बाद एस लियोन से हाथ भी नहीं मिलाता बल्कि सीधा ट्रॉफी की तरफ जाता है और चैंपियनशिप की ट्रॉफी लेता है। अब एस चैंपियन है, लेकिन उसका ड्रीम है पोकेमोन मास्टर बनना और पोकेमोन मास्टर बनने के लिए भी उसे बहुत कुछ करना है। और अब एस के आगे का सफर बहुत ही अलग होने वाला है, क्योंकि एस अब बदल चुका है। लेकिन ट्रॉफी लेने के बाद एस स्टेडियम में सामने की तरफ देखता है, जहां पर उसे सभी लोग चीयर कर रहे थे और एस को अपने सारे फ्रेंड्स दिखते हैं। लेकिन वहां पर उसे सरीना भी दिखती है और एस सरीना को देखकर पहले जैसा रिएक्ट नहीं करता, बल्कि ऐसा लगता है कि वो सरीना को जानता ही नहीं। वहीं सरीना एस को बार बार आवाज देकर चिल्ला रही थी, बुला रही थी, एस एस इधर देखो। और एस ऐसा इग्नोर मार रहा था कि जैसे वो सरीना को जानता ही नहीं, क्योंकि एस के अंदर अब ये घमंड आ गया था, एक अलग ही तरह का जोश था जो एस को अंदर ही अंदर से कह रहा था कि अब वो चैंपियन है, महान चैंपियन। उसने लियोन द चैंपियन को हराया है, जिस चैंपियन को आज तक किसी ने नहीं हराया था, बल्कि वो अनडिफीटेड चैंपियन था। लेकिन मैंने उसे हरा दिया और अब मुझसे बढ़कर कोई नहीं। यही बात एस को अंदर ही अंदर से बहुत ही ज्यादा जोश से भर रही थी और ये जोश सही जोश नहीं था मेरे भाई। और तभी सरीना खुद एस के पास आ जाती है और बोलती है कांग्रेचुलेशंस एस, तुमने कर दिखाया। एस बोलता है ये मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है और अब तो मैं चैंपियन द किलर बन चुका हूँ। अब शायद ही कोई ऐसा होगा जो मुझसे बैटल जीतने की उम्मीद रखेगा। सरीना सोचती है एस तो ऐसा नहीं था, इसने पहले कभी ऐसी बात नहीं की थी और ना ही करता था और ये हरकतें भी अजीब कर रहा है। फिर सोचती है नहीं,
शायद से ऐसा ही होगा। वैसे भी शायद से बदल गया होगा ऐस, क्योंकि बहुत दिनों से तो मैं इसके साथ सफ़र नहीं की ना, तो हो सकता है ऐस बदल गया, उसने कुछ नई चीज़ें सीखी होगी और ऐस सही होगा ऐस। फिर सरीना ऐसे कहती है, ऐस तो मुझे कॉन्ग्रेचुलेसन नहीं बोलोगे? मैं भी एक लेजेंडरी कोऑर्डिनेटर बन चुकी हूँ, कॉन्ग्रेचुलेसन तो बोल ही सकते हो ना। ऐस कहता है, क्या लेजेंडरी कोऑर्डिनेटर इनका काम ही क्या होता, बस फैशन वाले कपड़े पहन लो और पोकेमोन को भी वैसे ही कपड़े पहना दो और उनको बाहर निकाल के उनके साथ मौज मस्ती करो, ऐसा कुछ चमकीला दिखाओ जिससे सबकी आंखें चमक जाए। इसमें करना है क्या होता है, जरा से भी इतनी सी भी मेहनत नहीं है, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन क्यों बोलूँ तुम्हें। और अब सरीना सोचती है, नहीं ऐसा नहीं था, बिल्कुल ऐसा नहीं था, कुछ तो गोलमाल है, कुछ तो झमेल हुआ है, क्या हुआ है। और इतने में ही ऐस हंसे जा रहा था, लेजेंडरी कोऑर्डिनेटर। और ये सब देखकर सरीना एकदम गुस्से से लाल हो जाती है। ऐसा लग रहा था कि उसका प्रेशर का बांध टूटने ही वाला है और बस खींच के एक रैप्टर जड़ देती है। और अब ऐस चुप हो जाता है, लेकिन ऐस बहुत ही गुस्से में था। और तभी सरीना कहती है, मैंने तो सोचा था तुम मुझसे मिलकर क्या रिएक्ट करोगे, और मैंने तुम्हें जब बताऊंगा कि मैं फिर से तुम्हारे साथ सफर करना चाहती हूँ तो तुम कितना खुश होगे। लेकिन नहीं, तुम वो ऐस नहीं हो, तुम वो ऐस हो ही नहीं। मैं तुम्हें अपने सबसे अच्छा दोस्त मानती थी। मैंने सोचा था क्या तुम्हें वो सीन याद होगा जब कार्लोस के सफर में हम आखिरी बार मिले थे और मैंने तुम्हें एक गिफ्ट दिया था, और अब सेम वही गिफ्ट मैं तुमसे मांगूंगी और फिर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा, तुम वो गिफ्ट देते हो या फिर नहीं। मतलब मैं कुछ ज़्यादा ही सोच गई थी, और लेकिन तुम वो ऐसा हो ही नहीं, मैंने गलत ही सोच लिया था। और फिर ऐस कहता है, तुम गलत हो, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूँगा? हाँ, एक बार के लिए मान लो अगर मैं लियोन से हार गया होता तो शायद से करता, लेकिन अब नहीं। अब मैं चैंपियन द किलर हूँ, वो महान ट्रेनर जिसे हराने के बारे में कोई अब सोच भी नहीं सकता। उम्मीद भी मत रखना मुझसे ऐसी चीजों की, क्योंकि मेरी इमेज बहुत बड़ी हो चुकी है और तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने फ्यूचर के सबसे महान पोकेमोन मास्टर से बात की है और तुम उसके सामने खड़ी हो। तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए खुद पर। सरीना ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर सरीना बोलती है, अच्छा तो तुम्हें लगता है कि तुम पोकेमोन मास्टर बन जाओगे अभी बड़ी आसानी से, तुम्हें अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है? ऐसा कहता है, हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात, मैं तो बड़े आसानी से कर लूंगा क्योंकि मैंने चैंपियंस को हरा। भाई चैंपियंस किलर हूँ मैं, तुम्हें समझ नहीं आया अभी तक, कैसी बंदी हो तुम। सरीना कहती है, हाँ तुम्हें क्या लगता है ये सब इतना आसान होगा? तुम्हें पोकेमोन मास्टर बनने के लिए प्रेजेंट टाइम के पोकेमोन मास्टर को हराना होगा, और प्रेजेंट टाइम का जो पोकेमोन मास्टर है उसे आज तक किसी ने देखा ही नहीं। ऐसा कहता है, ये क्या बात है? और फिर सरीना कहती है, क्या तुमने देखा है? ऐसा कहता है, नहीं मैंने तो नहीं देखा अभी तक, लेकिन मैं उसे हराऊंगा तो देखने की क्या जरूरत। सरीना कहती है, यही तो बात है कि उसे आज तक किसी ने क्यों नहीं देखा, क्योंकि उसे हराने से पहले उसके एक स्टूडेंट से बैटल करनी होती है, और उसके स्टूडेंट के आज तक 2 पोकेमोन्स को ही कोई नहीं हरा पाया, और बाकी के पोकेमोन्स उसके स्टूडेंट के ही लेजेंडरी, यानी कि अभी तक किसी ने देखा ही नहीं, तो लेजेंडरी हुए ना। और तुम पोकेमोन मास्टर को, डायरेक्ट पोकेमोन मास्टर को हराने की बात करते हो। और फिर सरीना एक खतरनाक स्माइल के साथ हंसती है और फिर सरीना कहती है, तुम्हें लगता है ये बहुत आसान है, लेकिन तुम शायद अभी नादान हो और बच्चे हो। मैंने गलत सोचा था तुम्हारे बारे में, तुम अब बदल चुके हो। हाँ शायद अगर पहले जैसे ऐसे होते तो तुम ये कर सकते थे, लेकिन तब भी इतना आसान नहीं होता। और अब जबकि तुम पहले जैसे ऐसे हो ही नहीं, तो तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला, और तुम भूल जाओ पोकेमोन मास्टर बनना। ऐसा कहता है, चल हट, वैसे भी तुमने मेरा इतना सारा टाइम बर्बाद कर दिया, और तुम्हें क्या चाहिए? पता है पोकेमोन चैंपियन के टाइम की कितनी कीमत होती है? और वैसे भी अब मैं पोकेमोन मास्टर बनने वाला हूँ, वो भी बहुत जल्द। और फिर सरीना को धक्का देकर वहाँ से चला जाता है, और अब ऐस पोकेमोन सेंटर में पहुँचता है, और वहाँ पर भाई वो सारे पोकेमोन्स को इलाज करने के लिए देता है, लेकिन सारे पोकेमोन सिर्फ 5 ही पोकेबॉल को देता है, क्योंकि आज तक उसने यही किया है। बल्कि पिकाचू कभी पोकेबॉल में जाना पिकाचू को पसंद ही नहीं था, तो पिकाचू पोकेबॉल में जाता ही नहीं था, वो वैसे ही रहता था। लेकिन यहाँ ऐसा लगता है पिकाचू को भूल चुका है, उसे याद ही नहीं, और फिर वो 5 ही पोकेबॉल को पोकेमोन सेंटर में देता है। और फिर अब कुछ देर बाद पोकेमोन सेंटर में 5 पोकेबॉल्स का पोकेमोन का इलाज होकर आ जाता है, लेकिन वहाँ से जाता है, और फिर ऐस को अभी तक ध्यान नहीं आया कि ऐस ने पिकाचू का इलाज नहीं करवाया, क्योंकि वो भी पोकेबॉल में है, और ऐस को पिकाचू का ध्यान ही नहीं है, पता ही नहीं है। ऐसा लग रहा था कि पिकाचू कौन है, और पिकाचू भी उसके साथ कोई पोकेमोन है। और फिर ऐस चुपचाप से आगे चल देता है।
अब एस पोकेमॉन सेंटर में बिना पिकाचू का इलाज करवाए घर वापस आ जाता है और घर आने के बाद एस की मॉम एस को देखकर बोलती है, एस तुमने बहुत ही अच्छा किया, मैंने टीवी पर सब देखा, तुम बहुत ही ज्यादा बहादुरी से लड़े, मुझे गर्व है तुम पर। एस बोलता है, अरे मॉम अब मैं बच्चा थोड़े ना हूँ, अब तो मैं बड़ा हो चुका हूँ और स्ट्रॉन्ग भी हो चुका हूँ, इस लियोन को हराना मेरे लिए इतना भी मुश्किल नहीं था और वैसे भी अब तो लोग मुझे द चैंपियन किलर के नाम से जानते हैं। तब एस की मॉम बोलती है, ओ लगता है मेरा बेटा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग बन गया है, हाँ हो क्यों ना आखिरकार, और फिर रुक जाती है। तभी एस बोलता है, आखिरकार क्या मॉम आप क्या बोलने वाली थी। तब एस की मॉम थोड़ी देर के लिए तो शांति हो जाती है लेकिन फिर बोलती हैं, अरे कुछ नहीं हो, तो मैं ये कहने वाली थी कि आखिरकार तुम मेरे बेटे जो और तुमने इतनी मेहनत करी और खुद अपने बल पर तुमने ये सब किया है तो ये तो होना ही था और तुम और भी बहुत ज्यादा आगे जाने वाले हो। ऐस कहता है, हाँ मॉम में तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब ऐस की मॉम बोलती है, अरे ऐसे सब छोड़ो, बातें बाद में करेंगे, पहले ये लो थोड़ी पेट पूजा कर लो। लेकिन वैसे पिकाचू कहाँ है, वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा, उसको भी भूख लगी होगी। और ये बात सुनकर ऐस का दिमाग सुन्न पड़ जाता है क्योंकि वो तो पिकाचू को भूल ही गया था और फिर अपने मन में सोचता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता, मैं पिकाचू को कैसे भूल सकता हूँ, अब मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना होगा। और फिर सोचता है कि हाँ प्रोफेसर ओक के पास जाता हूँ और फिर बिना खाना खाए भागते भागते प्रोफेसर ओक की लैब में जाता है। तभी प्रोफेसर ओक ऐस को देखते हैं और वो बोलते हैं, अरे ऐस अच्छा हुआ तुम यहाँ, मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है। तभी ऐस बोलता है, अरे नहीं प्रोफेसर ओक, पहले ये पोकेबॉल पकड़िए और जल्दी से इलाज करिए, पिकाचू की पोकेबॉल है, टाइम नहीं है, मैं आपको बाद में सब बताता हूँ, पहले आप इलाज करिए पिकाचू का, जल्दी प्रोफेसर ओक जल्दी। और फिर प्रोफेसर ओक पोकेबॉल लेते हैं और पिकाचू का इलाज करने लग जाते हैं लेकिन कुछ ही मिनट में वो बाहर आ जाते हैं। और फिर ऐस कहता है, प्रोफेसर आप बाहर क्या करें, पिकाचू का इलाज करिए जल्दी। प्रोफेसर कहते हैं, अरे ठंड रखो भाई, मैं कर रहा हूँ, मैंने उसका चेकअप कर लिया है, अब वो ट्रेसी की देखभाल में है। फिर ऐस बोलता है, ट्रेसी, हाँ मैं तो भूल ही गया था, हाँ ट्रेसी है यहाँ पर। और फिर वैसे वो कहते हैं, टेंशन मत लो, वो संभाल लेगा, मैंने उसे सब सिखा दिया है। और फिर ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है, तब पिकाचू जब ठीक हो जाता है तब ऐस पिकाचू के पास जाता है और पिकाचू भी ऐस के पास आ ही जाता है। लेकिन पिकाचू पहले जैसा नहीं था, वो काफी बदला सा लग रहा था, बहुत ही ज्यादा शांत स्वभाव का देखने में लग रहा था। और तभी प्रोफेसर ओक बोलते हैं, ऐस मुझे तुमसे कुछ पर्सनल बात करनी है। और फिर वो ऐस को एक कमरे में लेकर जाते हैं और फिर ऐस पिकाचू को ट्रेसी के पास छोड़ देता है और प्रोफेसर ओक के साथ कमरे में जाता है। अब प्रोफेसर ओक ऐस से बोलते हैं, ऐस देखो सच बताओ कि पिकाचू के साथ हुआ क्या है अगले 2-3 दिनों में, क्योंकि पिकाचू एकदम से ना बदल चुका है, पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं है, उसके अंदर एक बहुत ही अजीब चीज की बदलाव हुई है। ऐस बोलता है, क्या मतलब, क्या अंदर क्या बदलाव हुआ है। पिकाचू तो हमेशा से ही मेरे साथ है और हम दोनों तो बहुत ही अच्छे दोस्त है, एकदम भाई के जैसे, पिकाचू मेरे छोटे भाई के जैसा है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, देखो जब मैं उसका चेकअप कर रहा था तो फिर मुझे एक बहुत ही ज्यादा अजीब चीज पता चली। ऐस बोलता है, अजीब चीज, क्या अजीब चीज मतलब क्या है, पिकाचू को क्या हुआ है, आप साफ बताते क्यों नहीं प्रोफेसर। अब प्रोफेसर बोलते हैं, देखो ऐस जब मैं पिकाचू का चेकअप कर रहा था तो मुझे पिकाचू का बर्ताव बहुत ज्यादा अलग लगा और मुझे कुछ एक अलग ही चीज का अनुभव हुआ। तो फिर मैंने ट्रेसी को पिकाचू की देखभाल करने के लिए बोला और फिर मैं पिकाचू के ऊपर रिसर्च करने लग गया और रिसर्च करने के बाद मुझे एक बहुत ही अजीब बात का पता चला। तभी ऐस बोलता है, क्या पता चला प्रोफेसर, आपको क्या पता चला, मुझे बताइए, मुझे जानना है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, देखो ऐस भले ही पिकाचू अब तुम्हारे साथ है, तुम्हारी बात मानता होगा, लेकिन फिर भी अब तुम्हें पिकाचू से एक बहुत ही अलग तरह का खतरा है। ऐस बोलता है, खतरा वो भी मुझे पिकाचू से। आप बिना पैसे कुछ भी बोलते हैं, मुझे लगता है पागल हो, मजाक मत करिए, ऐसा भी कभी हो सकता है कि पिकाचू से मुझे खतरा, पिकाचू और हम बहुत अच्छे दोस्त हैं, आपको पता ही है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, देखो ऐस पिकाचू के अंदर एक गुस्सा है जिसने अभी खतरनाक पावर का रूप ले लिया है और ये लगातार बढ़ते ही जा रहा है और ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि इसे लेजेंडरी पोकेमॉन्स तक नहीं झेल सकते। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि पिकाचू इसे कंट्रोल नहीं कर सकता, ये पावर इतनी ज्यादा खतरनाक है, इसे बाहर नहीं आना चाहिए, अगर ये गलती से भी बाहर आया तो बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रॉय होगा और हो सकता है तुम भी ना बचो, क्योंकि पिकाचू तुम्हारे पास ही होगा हर वक्त। इसीलिए तुम्हें पिकाचू के गुस्से को शांत करना होगा और इस पावर को खत्म करना होगा, नहीं तो बहुत ही ज्यादा बुरा हो सकता है। ऐस बोलता है, आप बिना प्रोफेसर ऐसा मजाक मत करिए, और अगर पिकाचू को कोई ऐसा गुस्सा हुआ वगैरह भी तो उससे मैं आराम से शांत कर दूंगा, हम दोनों चड्डी बड्डी वाले यार हैं आप बिना। तभी प्रोफेसर वो कहते हैं, नहीं ऐस इसमें जरा भी नादानी और लापरवाही नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ऐस बोलता है, वो कैसे, इतना खतरनाक भी क्या है। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, पिकाचू की ये अनसीन लेवल की पावर पिकाचू को ब्लास्ट कर सकती है और ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा खतरनाक होगा कि आसपास के कई सिटीज़ ब्लास्ट हो सकते हैं, तहस महस हो जाएंगे। और अब ये बात सुनकर ऐस को थोड़ा डर लगता है और वो शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या, ये प्रोफेसर ओक पागल तो नहीं हो गए, ये कहना क्या चाहते हैं। और तभी ऐस कहता है, अच्छा तो अब बताइए मुझे करना क्या होगा। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, बस अब तुम इंतजार ही कर सकते हो, और हाँ ध्यान रखना कि पिकाचू को गुस्सा ना आए, वरना
इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही होगे। और अब ये बात सुनकर एस डर जाता है, उसे भी ये सब बातें अब रियल लगने लग जाती है और फिर वो डरते डरते बोलता है तो प्रोफेसर अब मुझे क्या क्या करना होगा। तो प्रोफेसर बोलते हैं कुछ नहीं, तुम डरो मत, घबराओ मत और बस अपने गोल की तरफ ध्यान दो और अपने ड्रीम को पूरा करो। तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनना है ना, तो पोकेमॉन मास्टर बनने की तरफ ध्यान दो। एस बोलता है प्रोफेसर मुझे आपसे एक बात पूछनी थी, मैं इसीलिए यहाँ पर आया था क्योंकि मेरा सपना है एक पोकेमॉन मास्टर बनना, आपको भी पता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता मुझे अब करना क्या होगा। मैंने बहुत सारे चैंपियनशिप में हिस्सा लिया, कई जीती कई हारे और अब तो मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग और ताकतवर बन चुका हूँ, लेकिन मुझे अब आगे करना क्या है मुझे ये पता नहीं है, तो आप बताइए। प्रोफेसर बोलते हैं ओह अच्छा, तो तुम्हें अब यही नहीं पता कि तुम्हें आगे करना क्या है, कोई बात नहीं, होता है, तो ध्यान से सुनना मेरी बातों को। तो अब प्रोफेसर बोलते हैं तो ऐसे ध्यान से सुनो, आज से तुम्हारा असली सफ़र शुरू होगा और आज से असली चुनौतियाँ आएंगी। अब तक जो सब तुमने किया वो सब तो एक बच्चे का खेल था। ऐसे बोलता है क्या बच्चे का खेल, मतलब इतनी सारी चीज़ें जो मैंने की, इतना मतलब आप ये कैसे कह सकते कि ये बच्चे का खेल था, ये कोई बच्चे का खेल नहीं था, ये कोई आप मजाक मत करिए प्रोफेसर। प्रोफेसर बोलते हैं समझ जाओगे, पहले तुम अपने सफ़र को तो शुरू करो, लेकिन उससे पहले मेरी बात को सुन लो क्योंकि तुम्हें तो यही नहीं पता करना क्या है। तो ध्यान से सुनो, तुम्हें पोकेमॉन मास्टर बनने के लिए पोकेमॉन मास्टर गॉड को हराना होगा। और तभी ऐसे बोलता है बस पोकेमॉन मास्टर गॉड ये है कहाँ मिलेंगे। प्रोफेसर बोलते हैं अच्छा तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम्हें पोकेमॉन मास्टर गॉड को हराने के लिए 5 पोकेमॉन मास्टर्स को हराना होगा, जो कि मास्टर गॉड को हराने से पहले तुम्हें एक बैच देंगे और सभी को हराने पर तुम्हें 5 बैचेस मिलेंगे, जिसे लेकर तुम पोकेमॉन मास्टर गॉड से बैटल कर सकते हो, लेकिन बिना बैच से तुम पोकेमॉन मास्टर गॉड से बैटल नहीं कर सकते। हाँ ये सेम उसी की तरह होगा जैसे तुम जिम बैचेस कलेक्ट करते चैंपियनशिप में हिस्सा लेते थे, तो इसी तरह का कुछ प्रोसेस है। बट यहाँ पर ये पोकेमॉन मास्टर्स को हराना आसान नहीं है, ये उस चैंपियनशिप से ज़्यादा ही हाई लेवल की चीज़ें हैं, पर मुझे पता है तुम कर लोगे। तो ध्यान से सुनना कि यहाँ पर तुम्हें सबसे पहले लड़ना होगा फायर पोकेमॉन मास्टर से, और बाकी के 4 पोकेमॉन मास्टर्स के बारे में तो मुझे भी नहीं पता क्योंकि उनका पता तभी चलता है जब कोई उनसे पहले वाले पोकेमॉन मास्टर को हराता है। तो अगर तुम पोकेमॉन फायर फायर पोकेमॉन मास्टर को हरा देते हो तो फिर तुम्हें नेक्स्ट पोकेमॉन मास्टर के बारे में पता चल जाएगा, और तभी तुम्हें ये भी पता चल जाएगा कि जो अगला पोकेमॉन मास्टर है वो किस टाइपिंग का गॉड है। और तो और पहले पोकेमॉन मास्टर को हराने के बाद तुम्हें ट्रेनिंग करने का टाइम मिलेगा, और ये ट्रेनिंग तुम्हें बहुत ज़्यादा कड़ी करनी होगी क्योंकि जो तुम्हारा अगला बैटल होगा यानी कि सेकंड पोकेमॉन मास्टर, क्योंकि उसके टाइपिंग का पता तो मुझे भी नहीं पता, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम पहले वाले पोकेमॉन मास्टर को हराओगे यानी कि फायर पोकेमॉन मास्टर को। और हाँ उस बीच में जो तुम्हें ट्रेनिंग करने का टाइम मिलेगा उसमें बस तुम्हें ट्रेनिंग ही करनी है क्योंकि टाइम लिमिट्स में मैचेस होने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। अब ऐसे बोलता है अच्छा तो प्रोफेसर आपके हिसाब से मुझे सबसे पहले फायर पोकेमॉन गॉड से बैटल करनी होगी। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ तुमने सही सुना, फायर पोकेमॉन गॉड, और ये आसान नहीं है। ऐसे बोलता है अच्छा मैं समझ गया, पर मुझे ये तो बताइए मुझे मिलेंगे कहाँ फायर पोकेमॉन मास्टर गॉड। तो प्रोफेसर बोलते हैं अच्छा तो तुम अभी से जाना चाहते हो। ऐसे बोलता है हाँ। प्रोफेसर बोलते हैं अरे पागल पहले थोड़ी ट्रेनिंग कर लोगी, आसान नहीं है। ऐसे बोलता है मैंने कर रखी है, अभी तो मैं चैंपियन को हरा के आया हूँ, अब इससे बढ़िया ट्रेनिंग क्या ही हो सकती है। प्रोफेसर बोलते हैं अच्छा तो ठीक है जब तुम्हारा यही मन है तो बताता हूँ। तो ध्यान से सुनना, तुम्हें जाना होगा सबसे पहले कार्लोस रीजन और उसके जंगलों को पार करने के बाद। ऐसे बोलता है कार्लोस में तो मैं जाना पसंद करूंगा। हाँ और आगे का रास्ता बताइए। प्रोफेसर बोलते हैं अरे बुड़बक पूरी बात तो सुनो। हाँ तो तुम्हें सबसे पहले कार्लोस रीजन जाना होगा, बट उसके जंगल को पार करने के बाद वहाँ पर तुम्हें एक वोल्केनो दिखाई देगा, सामने बड़ा सा होगा, उसके सामने एक लावा का ब्रिज होगा। हाँ मतलब नीचे लावा होगा ऊपर ब्रिज होगा, और उस ब्रिज को पार करना ही तुम्हारा पहला टेस्ट होगा। हाँ सही सुना तुमने, तुम्हें एक टेस्ट देना होगा उस जिम के स्टेडियम में जाने से पहले। वैसे उसे जिम कह सकते हो क्योंकि ये जिम टाइप का ही होने वाला है, बट ये इतना आसान नहीं होगा तो मैंने पहले ही बताया। तो ऐसे बोलता है तो मतलब पुल वगैरह पार करके मैं पहुंच जाऊंगा ना। तभी प्रोफेसर बोलते हैं हाँ बट ये इतना आसान नहीं होगा, मैं बार बार तुमसे कह रहा हूँ ट्रेनिंग करके जाना। ऐसे बोल रहा है नहीं मुझे जरूरत नहीं है प्रोफेसर, मैं कर लूंगा। हाँ तो अब आगे बताइए मुझे वोल्केनो के अंदर वो फायर मास्टर गॉड मिल जाएगा ना। प्रोफेसर बोलते हैं हाँ सही सुना तुमने, तुम्हें वोल्केनो के अंदर मिल जाएंगे फायर मास्टर, और हाँ तब तुम्हारी बैटल स्टार्ट नहीं होगी क्योंकि तुम्हें उसके पहले भी उनके कुछ सवालों का जवाब देना होगा। ऐसे बोलता है सवाल क्या सवाल। तो प्रोफेसर बोलते हैं ओ छोड़ो, तुम्हें जाने के बाद पता चल जाएगा। वैसे भी वो सवाल तुम्हारे लिए नहीं होंगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी 2-3 चैंपियंस को हरा रखा है, तो शायद तुम्हें इस चीज़ का ऑफर यानी कि फ़ायदा मिल जाए। तभी ऐसे बोलता है हाँ वो तो होना ही था, आखिर मैं स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर जो हूँ और भविष्य का पोकेमॉन मास्टर मैं ही हूँ, लिख कर ले लो। प्रोफेसर बोलते हैं ओह ओवर कॉन्फिडेंस, कोई बात नहीं, जाओ अब तुम्हारी जर्नी के लिए तुम्हें गुड लक और मुझे उम्मीद है कि तुम कर लोगे। ऐस तभी ऐस कहता है
ठीक है प्रोफेसर, थैंक्स, अब मैं तो जा रहा हूँ। और तभी ऐस जाता है पहले अपने घर, अपनी मॉम से मिलता है और उसकी मॉम भी सारी बातें पूछती हैं उससे, क्या हुआ आगे, तुम क्या करना चाहते हो। फिर ऐस बताता है आप भी मॉम भूल गई, मैं पोकेमॉन मास्टर बनना चाहता हूँ और उसके लिए मुझे आज ही सफर पे निकलना पड़ेगा, तो जल्दी से मेरा टिफिन पैक करिए, मैं जा रहा हूँ, मेरा बैग पैक लाइए। तभी उसकी मॉम उसको उसका सारा सामान वगैरह देती है, बट पहले बोलती है कि ऐस रुक जाओ, थोड़ा आराम कर लो, अभी तो तुम इतनी लंबे सफर से आए हो और कुछ दिन रुक जाओ यार, बेटे हो तुम मेरे। ऐस बोलता है नहीं मॉम, मुझे अपने सपने को पूरा करने के लिए जाना ही होगा और मुझे अभी जाना होगा। तो ऐस निकल पड़ता है कार्लोस रीजन की तरफ। और अब ऐस पहले कार्लोस रीजन पहुंच तो जाता है, बट कार्लोस के जंगलों में कुछ अलग ही सीन होने लग जाता है। तो अब ऐस कार्लोस के जंगलों में पहुंच जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद वो जंगल को बहुत ज्यादा बुरी हालत में देखता है और बोलता है ये हालत जंगल की किसने की, जरूर यहाँ पर कोई तबाही हुई होगी या फिर कुछ बड़ा हादसा हुआ होगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद सोचता है कि नहीं, हो सकता है यहाँ पर आधी तूफान आया हो जिसने जंगल की ये हालत कर दी हो, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही लग रहा है। और फिर सोचता है कुछ होगा, मुझे इससे क्या, मुझे अपने रास्ते पर चलना चाहिए। और फिर ऐस अपने रास्ते पर चल देता है, लेकिन जंगल बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, वो चलते चलते थक जाता है और बीच रास्ते में ही रात हो जाती है। अब मजबूरन ऐस को जंगल के बीच में रुकने का फैसला लेना पड़ता है। अब ऐस बोलता है बाहर से तो जंगल इतना टूटा फूटा सा था, लेकिन यहाँ बीच जंगल में आने के बाद जंगल इतना ज़्यादा घना है कि मुझे तो ढंग से चाँद भी नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन अब मुझे भूख लग रही है, मुझे खा लेना चाहिए कुछ। वो तो अच्छा हुआ कि मॉम ने पहले से ही खाना बना कर दिया था, वरना यहाँ तो दूर दूर तक पोकेमॉन सेंटर का नामो निशान नहीं है, मैं तो जंगल के बीचों बीच भूखा ही मर जाता। अब ऐस खाना खाने के बाद आराम करने लग जाता और ऊपर देखते हुए बोलता है क्या घना जंगल है, चाँद भी ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है ना पिकाचू। लेकिन पिकाचू कोई रिप्लाई नहीं देता और फिर ऐस बोलता है कोई बात नहीं पिकाचू, मैं जल्दी तुम्हें भी ठीक कर दूंगा और बहुत जल्दी सब वापस से फिर से ठीक हो जाएगा। और ऐसे ही बातें करते करते ऐस की आंख लग जाती है और सोने के बाद ऐस को एक सपना आता है। वो अपने सपने में देखता है कि ऐस ने फायर मास्टर को बड़ी आसानी से हरा दिया और अपना पहला मास्टर बैज ले लिया। लेकिन तभी ऐस को सपने में सरीना दिखती है जो कि ऐस को बोल रही होती है ऐस उठो, जल्दी उठो, ऐस पिकाचू को बचाओ, ऐस उठो, ऐस उठो। ऐस देखता है पिकाचू मुसीबत में और बोलता है पिकाचू नहीं, और तभी झटके से उठता है। पिकाचू यहीं पर है, लगता है ये सपना था, काफी खतरनाक सपना था। अब ऐसे एक लंबी सांस लेता और बोलता है काफी भयानक सपना था, मैं बहुत ज्यादा डर गया था, लेकिन खैर चलो अच्छा हुआ कि एक सपना ही था। और ये बोलकर वो फिर से लेट जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक पेड़ की जड़ जैसी दिखने वाली अजीब सी चीज ने ऐस और पिकाचू पर हमला कर दिया। अब ऐस कुछ करता है कि उससे पहले ही उसने ऐस और पिकाचू दोनों को ही कस के पकड़ लिया और बस अब एक और हमला और ऐस और पिकाचू का खेल खत्म। अब वो अजीब सी चीज ऐस और पिकाचू पर हमला करने ही वाली थी कि तभी किसी ने उसे कट कर दिया और ऐस और पिकाचू को बचा लिया। अब ऐस खुश होता है कि वो और पिकाचू दोनों ही बच गए, लेकिन फिर ऐस सोचता है कि आखिर उसे बचाया किसने। और ऐस फिर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ एक परछाई दिखती है क्योंकि जंगल में बहुत ज्यादा अंधेरा था। और तभी फिर से उस अजीब सी चीज ने पिकाचू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी ऐस पिकाचू के सामने आ जाता है और फिर पिकाचू भी थंडरबोल्ट का यूज करके उसे बचाता है, जिसके कारण थोड़ी सी रोशनी होती है। और फिर ऐस उस परछाई की तरफ देखता है, तब उसे वही दिखता है। ऐस बोलता है अरे नहीं, इस अजीब सी चीज ने मेरा रास्ता रोक लिया, मैं देख सकता था उसे जिसने हमें बचाया। पिकाचू कि क्या तुम फिर से थंडरबोल्ट का यूज करोगे, जिसने हमें बचाया मुझे देखना है उसे। लेकिन पिकाचू कोई रिप्लाई नहीं देता। ऐस बोलता है ओ हाँ, मैं तो भूल ही गया था, तुम पहले जैसे नहीं हो, तुम्हारी हालत बुरी है, मुझे तुम्हें भी जल्दी से ठीक करना ही होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ से बचकर निकलना होगा। और ये सब हो ही रहा था कि तभी अचानक से उस अजीब सी दिखने वाली चीज ने चारों तरफ से एकदम से ही हमला कर दिया। और अब ऐस को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, कि तभी ऐस को बॉन्ड की ताकत महसूस होती है। वो बोलता है ये ताकत तो मैंने पहले भी महसूस की है, मुझे ये ताकत जानी पहचानी से क्यों लग रही है। ऐस बोलता है मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं, तो मुझे अपने इस बॉन्ड की ताकत को पूरी तरह से इस्तेमाल करना ही चाहिए। और फिर ऐस अपनी पूरी ताकत लगाकर बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है, लेकिन फिर वो देखकर शॉक हो जाता है कि वो जिसके साथ बॉन्ड इवॉल्व हुआ है वो तो ग्रीनिंजा है। और फिर उसे ध्यान आता है अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था ग्रीनिंजा तुम कार्लोस में थे, मैं कैसे भूल सकता हूँ। लेकिन तभी उसका ध्यान जाता है कि उस पर तो इस समय हमला हो रहा है। और फिर ऐस ग्रीनिंजा के साथ पूरी तरह से बॉन्ड इवॉल्व होकर मिलकर उसे कट कर देता है। अब ऐस चैन की सांस लेता और बोलता है मैं तो एक पल के लिए डर ही गया था,
लेकिन गिरिंजा तुमने हमें बचा लिया। अच्छा हुआ तुम सही वक्त पर आ गए, वरना तो आज मैं और पिकाचू खत्म ही हो जाते। और इतने में ही उन पर फिर से हमला होता है और इस बार हमला ज्यादा ही संख्या में था, लेकिन फिर से एस और गिरिंजा बॉन्ड की पावर से उसे कट कर देते हैं और फिर से एक बार चैन की सांस लेते हैं कि तभी फिर से उन पर दोबारा से अटैक होता है। और इस बार एस और गिरिंजा मिलकर उसे कट तो करते हैं, बट सभी को कट नहीं कर पाते और वो पिकाचू को पकड़ लेता है। अब एस पिकाचू को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है कि तभी वो एस को भी पकड़ लेता है। अब गिरिंजा कंफ्यूज जाता है कि वो बचाए तो किसको बचाए पहले, क्योंकि दोनों ही बहुत ज्यादा खतरे में थे और बस एक हमले की देरी थी और एस और पिकाचू फिर से दोनों खत्म ही होने वाले थे। लेकिन तभी एस बोलता है गिरिंजा मेरी फिक्र मत करो, पिकाचू को बचाओ। और गिरिंजा कंफ्यूज था कि वो एस को कैसे छोड़ सकता है, लेकिन तभी एस बोलता है गिरिंजा तुम्हें पिकाचू को बचाना होगा, मेरी फिक्र मत करो। और एस ये बात गुस्से में बोलता है, लेकिन तभी गिरिंजा भी सोचता है कि मुझे एस की बात मान लेनी चाहिए और फिर वो पिकाचू को बचाने की तरफ भाग। और इधर एस का मामला साफ होने ही वाला था कि तभी एक और चीज आती है जो एस और पिकाचू दोनों को ही बचा लेती है और उसकी स्पीड गिरिंजा से भी ज्यादा तेज होती है। अब एस हर बार की तरह अंधेरे की वजह से फिर से उस चीज को नहीं देख पाता कि इस बार उसको किसने बचाया, लेकिन एस फिर से शॉक था क्योंकि अब तो एस को गिरिंजा भी मिल ही चुका था और उन्हें बचाने वाला गिरिंजा भी नहीं था। तो फिर अब कौन हो सकता है जिसने एस को बचाया। और फिर तभी एस और पिकाचू और गिरिंजा पर फिर से इतनी ज्यादा मात्रा में हमले होने लग जाते हैं कि वो लोग फिर से कुछ नहीं कर पाते कि तभी फिर से कोई फायर अटैक करता है और फिर उसी रोशनी में एस देखता है मेगा ब्लेजिकन को। और ब्लेजिकन इतनी ज्यादा स्पीड में सारे हमलों को खत्म कर रहा था कि एस उसे देखकर तो हैरान ही रह गया था। लेकिन एक बार फिर से एस अपना दिमाग दौड़ाता है और सोचता है कि एक मिनट, ब्लेजिकन वो भी मेगा ब्लेजिकन ऐसे खुद से तो इवॉल्व हो नहीं सकते, इसका मतलब इसका कोई ट्रेनर भी यहाँ है, लेकिन वो कहाँ है, दिखाई तो नहीं दे रहा मुझे। अब एस ये सब सोच ही रहा था कि तभी फिर से एस पर हमला होने ही वाला था कि तभी एस को कोई धक्का दे देता है और बोलता है ए बच्चे तुम्हारा ध्यान किधर है, तुम ऐसे सिचुएशन में कैसी अलूल जुलूल बातें सोच रहे हो, इस समय तुम्हें मिलकर हालात को काबू करने पर ध्यान देना चाहिए। एस बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन तुम हो कौन, तुम अपना नाम तो बताओ। बोलता है अरे कैसे बेवकूफ बच्चे हो, ऐसे सिचुएशन में भी सिर्फ तुम्हें नाम जानने की पड़ी है। खैर चलो। एस बोलता है माफ करना, लेकिन अगर हम एक दूसरे का नाम जान लेंगे तो फिर हमें एक दूसरे की मदद करने में आसानी होगी। बोलता है हाँ तो ठीक है फिर। मेरा नाम है फ्लेम बस्टर। एस बोलता है क्या फ्लेम बस्टर, ये कैसा अजीब सा नाम है। वो बोलता है अरे लड़के तुम कितने ज्यादा बुद्धू हो, इस वक्त तुम्हें सिर्फ नाम और फालतू के अलूल जलूल बातों पर ही तुम्हारा ध्यान है। एस बोलता है माफ करना, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ, मैंने पहली बार इस तरह का नाम सुना है। खैर कोई बात नहीं, अब हमें सिचुएशन पर ध्यान देना चाहिए। और फिर फ्लेम बस्टर और एस दोनों ही मिलकर मेगा ब्लेजिकन और बॉन्ड इवॉल्व गिरिंजा के साथ सारे ही उस अजीब सी चीज को कट करते हुए जंगल के बाहर निकल जाते हैं। और अब एस चैन की सांस एक बार फिर से लेता है और बोलता है शुक्रिया फ्लेम बस्टर, मुझे और पिकाचू को बचाने के लिए। फ्लेम बस्टर बोलता है कोई बात नहीं, मैं तो कार्लोस के पोकेमॉन सेंटर में कुछ मेडिसिन लेने गया था और वहाँ से आते समय जब मैंने जंगल में तुम्हारी और पिकाचू की आवाज़ सुनी तो मुझे लगा कि तुम लोग मुसीबत में हो और फिर मैं बचाने चला आया और मैं सही भी था शायद। एस बोलता है हाँ आप सही है, अगर आप ना आते तो और मैं पिकाचू पता नहीं क्या होता हमारा, और अच्छा हुआ कि अब मैं और पिकाचू बिल्कुल ही ठीक हैं। तो एस बोलता है अच्छा तो मैंने तो अपने बारे में तुम्हें कुछ बताया नहीं, तो मैं बता दूं कि मैं हूँ पैलेट टाउन से, मेरा नाम है एस केचप और मेरा सपना है पोकेमॉन मास्टर बनना। और अभी फिलहाल मैं इस जंगल में इसीलिए आया था क्योंकि मेरे को इस जंगल को पार करके वोल्केनोस के पास जाना है जहाँ मैं फायर मास्टर से बैटल कर सकूँ। तभी फ्लेम मास्टर बोलता है क्या तुम फायर मास्टर से बैटल करने आए हो, तुम फायर मास्टर से बैटल करोगे, तुम्हें देखकर लगता नहीं है, जब तुम उन्हीं से नहीं निपट पा रहे थे, जंगल के बीच में ही फंस गए थे, तो तुम फायर मास्टर से कैसे बैटल करोगे। ऐसा बोलता है तुम मुझे जानते क्या और तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो कि मैं फायर मास्टर से बैटल नहीं कर सकता। बोलता है हाँ शायद तुम नहीं जानते, लेकिन फायर मास्टर मैं हूँ। ऐसा बोलता है क्या मतलब इतना पावरफुल मेगा ब्लेजिकन तुम्हारा है। अब फ्लेम बस्टर बोलता है तो चलो, अगर तुम्हें मुझे हराना है तो ब्रिज पार करके वोल्केनो के अंदर स्टेडियम में आ जाओ। तभी एस बोलता है लेकिन मुझे प्रोफेसर ओक ने बताया था कि मुझे बैटल से पहले कुछ टेस्ट को पूरा करना होगा। फ्लेम बस्टर बोलता है तुम्हारा टास्क कंप्लीट हो गया और तुम उसमें फेल भी हो गए। एस बोलता है क्या
लेकिन मैंने कोई टास्क ही नहीं दिया और फिर पूरा कैसे और फिर मैं उसमें फेल कैसे हो गया आखिरकार। फ्लेम बस्टर बोलता है जंगल को पार करना ही तुम्हारा टास्क था और तुम उसमें फंस गए थे। मुझे लगा कि ये तुम्हारे बस की बात नहीं और फिर मुझे ही तुम्हें बचाना पड़ा। तो चलो बच्चे बिना टाइम बर्बाद किए आगे बढ़ते हैं। लेकिन ना मैं एक बात बताना तो तुम्हें भूल गया कि टास्क में फेल होने की वजह से अगर तुम मुझसे बैटल हारते हो तो तुम्हें मुझसे दोबारा बैटल करने का मौका नहीं मिलेगा और फिर तुम बिना ब्लास्ट बैच के नेक्स्ट मास्टर से बैटल नहीं कर सकते। ऐसे सुनकर चौंक जाता है, बोलता है क्या ये कैसा रूल है, मतलब अगर मैं हारा तो फिर मुझे अपने पोकेमॉन मास्टर बनने के सपने को भूलना होगा। फ्लेम बस्टर बोलता है हाँ बिल्कुल सही समझे बच्चे, तो चलो अब। एस बोलता है क्या ये ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये गलत कर रहे हो, ये कोई रूल नहीं होता। लेकिन फ्लेम बस्टर चुपचाप आगे बढ़ जाता है। अब ये देखकर एस भी चुप हो जाता है और फिर अपने मन में सोचता हुआ जाता है कि अगर मैं हारा तो मुझे अपने सपनों को भूलना होगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं ये बैटल जीतूंगा और वैसे भी मैं चैंपियन क्लियर हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता। और तभी अचानक से बहुत ही तेजी से ब्रिज हिलने लग जाता है। एस तुरंत रुक जाता है और बोलता है ये क्या, लगता है ब्रिज नीचे गिरने वाला है और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं पहली बैटल भी नहीं कर पाऊंगा, यही लावा में गिर कर मर जाऊंगा। फ्लेम बस्टर बोलता है अरे क्या बात है, इतने डरपोक कैसे हो सकते हो, खुद को चैंपियन किलर कहते हो और यहाँ तो पूरी हवा ही निकल गई। एस बोलता है हाँ मैं डरता नहीं हूँ, बस ये सोचकर टेंशन में हूँ कि अगर मैं यहीं गिर के लावा में पिघल गया तो फिर पोकेमॉन मास्टर कैसे बनूंगा, बस यही सोच रहा हूँ और मैं डरता तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तभी अचानक से फिर से ब्रिज हिलता हो रहा है। अरे बचाओ ये क्या हो रहा है। अब फ्लेम बस्टर हंसता हुआ तुम तो अब मैं क्या ही बोलूं, टेंशन मत लो, ये ब्रिज जैसा दिखता है वैसा नहीं है, पूरा ब्रिज टेक्निकल है और ये ऑटोमेटिकली हिलता है। जब इस पर कोई भी गुजरता है तो ये ब्रिज अपने आप हिलने लग जाता है क्योंकि ये टेक्निकल है। अब ऐस बोलता है अच्छा मैं तो फालतू में डर गया था, शायद प्रोफेसर वो किसी खतरनाक ब्रिज की बात कर रहे थे, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तभी एस देखता है कि फ्लेम बस्टर ने ब्रिज को पार कर लिया और अब ब्रिज धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है। एस घबराकर भागते हुए ब्रिज पार करता है और हाँफते हुए बोलता है बच गया, ऐसा लग रहा था कि जैसे मौत को छू के टक से वापस आ गया। तभी फ्लेम बस्टर बोलता है तो मुझे लगता है कि हमें बैटल कल करनी चाहिए। एस बोलता है क्या, ऐसे कैसे, मुझे अभी के अभी बैटल करनी है। फ्लेम बस्टर बोलता है तुम कितने लापरवाह हो, तुम्हारे पोकेमॉन्स थक चुके हैं, उन्हें आराम की जरूरत है और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुम इन्हीं पोकेमॉन से मेरे साथ बैटल करने वाले हो। एस बोलता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो, मेरे पास एक ही मौका और मैं उसे ऐसे ही गंवा नहीं सकता। फ्लेम बस्टर बोलता है लगता है तुम समझ गए, तो तुम यहाँ रात बिताने के लिए पोकेमॉन सेंटर में रुक सकते हो, ये पोकेमॉन सेंटर हमारा ही है और मैं इसी की मेडिसिन लेकर आ ही रहा था जब तुम मिले। और एक बात मैं बताना भूल गया कि जो हम मिले थे वो एक एक्सीडेंट था, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं सही टाइम पर पहुंच गया। एस बोलता है लेकिन अभी तो तुमने कहा कि वो मेरा टास्क था। फ्लेम बस्टर हंसते हुए हाँ मैंने कहा और सही भी है, क्योंकि मुझे लगा अब मुझे कुछ सही टास्क या बढ़िया टास्क रखने चाहिए, तो मैंने इसे ही टास्क बनाने का सोचा और इसकी शुरुआत तुमसे ही की। एस शॉक्ड होकर बोलता है क्या, मतलब ये कैसा, आखिर कोई मुझ जैसे मासूम पर इतना बड़ा जुल्म कैसे कर सकता है। फ्लेम बस्टर बोलता है तो ठीक है बच्चे कल मिलते हैं। अब ऐस चिढ़ता हुआ पोकेमॉन सेंटर में जाता है और फिर अपने पोकेमॉन्स का चेकअप करवाता है और बैठकर सीरियस होकर सोचता है कि कल मैं फ्लेम बस्टर से बैटल करूंगा, लेकिन उसके मेगा ब्लेज़गन की ताकत तो कमाल की है और फिर ये बैटल 3 पोकेमॉन्स का होगा, तो इसका मतलब उसके और 2 पोकेमॉन्स है जो कि ब्लेज़गन की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब मैं क्या करूँ, ये आखिरी मौका और मैं इसे गंवाना नहीं चाहता, तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बहुत सोच समझ कर कुछ भी करना होगा। मैंने लियोन जैसे चैंपियन को हरा दिया, लेकिन फिर भी ब्लेज़गन को देखने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं हार जाऊंगा। नहीं ऐसा नहीं होगा, मैं एक काम करता हूँ, अपनी टीम बना लेता हूँ पहले। हाँ, तो ये बैटल फायर पोकेमॉन्स की है और इसके हिसाब से मुझे वाटर पोकेमॉन्स और ऐसे पोकेमॉन्स को चुनना होगा जो कि उसे आसानी से हरा सकते हैं। फिर बोलता है हाँ मैं प्रोफेसर ओक के पास से अपने पोकेमॉन्स को यहाँ बुला सकता हूँ। अब आज प्रोफेसर ओक के पास कॉल करता है और बोलता है प्रोफेसर मुझे अपने कुछ पुराने पोकेमॉन्स की जरूरत है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं कौन चाहिए तुम्हें। एस बोलता है मुझे हेराक्रोस चाहिए। अब प्रोफेसर ओक हेराक्रोस को भेज देते हैं, लेकिन एस बोलता है ये तो सिर्फ 2 पोकेमॉन्स हुए, ग्रिंजा और हेराक्रोस, और पिकाचू तो अभी लड़ने की हालत में नहीं है, मुझे किसी एक और पोकेमॉन्स को बुलाना होगा। अब एस बहुत ही ज्यादा सीरियसली बैठकर सोचता है कि वो तीसरा पोकेमॉन किसे चुने जिससे कि वो जीत सके, लेकिन ये सोचते सोचते एस को अपनी अलोलन जर्नी याद आती है। तभी उसको प्रोफेसर कुकुई याद आते हैं और फिर वो डायरेक्ट उठता है और प्रोफेसर कुकुई के पास कॉल करता है और बोलता है प्रोफेसर मुझे फायर मास्टर से बैटल के लिए लाइकन रॉक चाहिए। प्रोफेसर बोलते हैं ठीक है, पता नहीं ये सही रहेगा या फिर नहीं, फायर
फायर मास्टर के बैटल के लिए, लेकिन फिर भी भेज देता हूँ, जो भी तुम्हें ठीक लगे। अब ऐस ने डिसाइड कर लिया था कि उसे कौन कौन से पोकेमोन के साथ बैटल करनी है। अब ऐस आराम से सो जाता है। फिर सुबह होती है और अब ऐस स्टेडियम में फ्लेम बस्टर के सामने होता है। रेफरी बैटल के रूल्स बताता है और बोलता है 3 पोकेमोन्स का बैटल होगा, जिसमें एक ही फिनोमियन का यूज होगा। अब बैटल स्टार्ट करो। और फिर फ्लेम बस्टर सबसे पहले चुनता है अपने इन्फरनेप को। फ्लेम बस्टर इन्फरनेप को चुनता है और बोलता है, तो ऐस बताओ तुम इन्फरनेप का सामना किस पोकेमोन से करना चाहोगे। अब ऐस सोचता है और बोलता है, मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसे ही पोकेमोन्स को चुनने वाले हो, इसीलिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर ली है। फ्लेम बस्टर बोलता है, ओह तो शायद तुम समझ गए कि मुझे हराना इतना आसान नहीं है। ऐस बोलता है, तुम कुछ भी कर लो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ से हरा कर ही जाऊंगा। और फिर हेराक्रोस को बैटल करने के लिए भेजता है। जिसके बाद फ्लेम बस्टर बोलता है, ओह हेराक्रोस तो ठीक है, इन्फरनेप फ्लेम व्हील का यूज करो। जिसके बाद इन्फरनेप पूरी पावर से फ्लेम व्हील करते हुए हेराक्रोस की तरफ बढ़ता है। तभी ऐस हेराक्रोस को हॉर्न अटैक करने को बोलता है, जिससे कि हेराक्रोस इन्फरनेप को हवा में उछाल देता है। और फिर तुरंत ही ऐस हेराक्रोस को फोकस पंच यूज करने को बोलता है, जिससे कि इन्फरनेप को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। लेकिन फिर भी इन्फरनेप अपने पूरी फुर्ती में था, जिसे देखकर फ्लेम बस्टर इन्फरनेप को डिग यूज करने को कहता है। और फिर इन्फरनेप डिग का यूज करके जमीन के अंदर चला जाता है। जिसके बाद फ्लेम बस्टर इन्फरनेप को मार्क पंच यूज करने को बोलता है। और फिर ऐस सोच ही रहा था कि उसे अपना नेक्स्ट मूव कौन सा करना चाहिए। तभी हेराक्रोस के पीछे से इन्फरनेप निकलता है और मार्क पंच से हेराक्रोस को डैमेज दे देता है। जिसके बाद हेराक्रोस को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। अब ऐस हेराक्रोस को कुछ बोलता है कि पहले इन्फरनेप फिर से डिग अटैक करता है और जमीन के अंदर चला जाता है। और फिर से हेराक्रोस के पीछे से निकलता है और फिर मार्क पंच से अटैक कर देता है, जिससे कि फिर हेराक्रोस को बहुत ही ज्यादा डैमेज पड़ता है। और सेम इसी स्ट्रेटेजी से फ्लेम बस्टर बार बार हेराक्रोस पर अटैक करे जा रहा था। अब ऐस सोचता है कि नहीं, ऐसे अगर चलता रहा तो फिर हेराक्रोस जल्दी बैटल लड़ने के लायक नहीं रह जाएगा, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। तो फिर ऐस सोचने के बाद बोलता है कि ठीक है, अब तुम हमें बार बार इसी अटैक से नहीं हरा सकते, हम तुम्हारी स्ट्रेटेजी को समझ गए हैं। और फिर ऐस बोलता है, हेराक्रोस जमीन में मेगा हॉर्न से अटैक करो। जिसके बाद जैसे ही इन्फरनेप डिग से जमीन में जाता है, तुरंत ही हेराक्रोस पूरी पावर के साथ मेगा हॉर्न से जमीन पर अटैक कर देता है। और फिर फील्ड पूरी तरह वाइब्रेट होने लगती है, जिससे कि इन्फरनेप जमीन से बाहर निकल जाता है। ऐस तभी हेराक्रोस को फोकस पंच से अटैक करने को बोलता है, जो कि इन्फरनेप को सीधा लगता है। अब ये देखकर फ्लेम बस्टर इन्फरनेप को फ्लेयर ब्लेज करने को बोलता है। तभी ऐस हेराक्रोस को मेगा हॉर्न से उसे रोकने को बोलता है। जिसके बाद हेराक्रोस फेयर ब्लेज को रोक देता है। तभी तुरंत ही ऐस हेराक्रोस को फोकस पंच यूज करने को बोलता है। और फिर हेराक्रोस के फोकस पंच से इन्फरनेप मैच से बाहर हो जाता है, जिसे देखकर फ्लेम बस्टर बोलता है, वाह क्या बात है, इन्फरनेप को हरा दिया, मेरी स्ट्रेटजी को फेल कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, चलो अब इसका सामना करो। और तभी फ्लेम बस्टर हिसुइन टाइप्लोजन को चुनता है, जिसे देखकर ऐस बोलता है, क्या एक हिसुइन टाइप्लोजन, लेकिन कोई बात नहीं, हम कर सकते हैं हेराक्रोस, चलो हेराक्रोस अब मेगा हॉर्न से अटैक करो। तभी फ्लेम बस्टर हिसुइन टाइप्लोजन को स्मोक सिन करने को बोलता है, जिससे हेराक्रोस को कुछ दिखाई नहीं देता। और तभी हिसुइन टाइप्लोजन टैकल अटैक कर देता है, जिससे हेराक्रोस पूरी तरह थक जाता है। अब हेराक्रोस कुछ करता है कि फ्लेम बस्टर हिसुइन टाइप्लोजन का फ्लेम थ्रो यूज करने को बोलता है, जिससे कि हेराक्रोस बहुत बुरी तरह से घायल हो जाता है और मैच से बाहर हो जाता है। अब ऐस बोलता है, हेराक्रोस तुमने बहुत अच्छा किया, तो फ्लेम बस्टर अब इससे मिलो। और फिर ऐस लाइकेनरॉक को बाहर बुलाता है। जिसके बाद फ्लेम बस्टर हिसुइन टाइप्लोजन को फ्लेम व्हील करने को बोलता है और ऐस फ्लेम व्हील को स्टोन एज से काउंटर करने को बोलता है, जिससे लाइकेनरॉक फ्लेम व्हील से बच जाता है। तभी ऐस तुरंत ही लाइकेनरॉक को एक्लारॉक से अटैक करने को बोलता है, लेकिन हिसुइन टाइप्लोजन भी क्विक अटैक से बच जाता है और सीधा लाइकेनरॉक पर हमला कर देता है, जिससे लाइकेनरॉक बच नहीं पाता, उससे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है। और तब ऐस सोचता है और बोलता है, लाइकेनरॉक टाइप्लोजन पर रॉक थ्रो अटैक करो, फिर तुरंत ही बाइट ट्रैक से खेल खत्म कर दो। तभी फ्लेम बस्टर बोलता है, नहीं इतनी जल्दी तो बिल्कुल नहीं, टाइप्लोजन स्विफ्ट अटैक से रॉक थ्रो को रोको और फिर फ्लेम थ्रोअर से हमला करो। अब लाइकेनरॉक का रॉक थ्रो बेकार हो जाता है, लेकिन फिर लाइकेनरॉक बाइट से अटैक करने के लिए टाइप्लोजन के बिल्कुल सामने आ जाता है। जिसके बाद टाइप्लोजन का फ्लेम थ्रोअर सीधा लाइकेनरॉक पर लगता है। अब लाइकेनरॉक फ्लेम थ्रोअर को साथे हुए काउंटर अटैक करता है, लेकिन फिर दोनों ही झटके से पीछे की तरफ चले जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। अब रेफरी बोलता है, टाइप्लोजन और लाइकेनरॉक दोनों ही मैच से बाहर। इतना बोला ही था कि तभी यहाँ टाइप्लोजन फिर से खड़ा हो गया
और गुस्से में फ्लेम थ्रो से हवा में अटैक कर रहा है। अब रेफरी फैसला बदलता है और बोलता है लाइकेनरॉक मैच से बाहर हो गया, जिसके बाद एस बोलता है कोई बात नहीं, तुमने बहुत बढ़िया कोशिश की लाइकेनरॉक, अब टाइप्लोजन में ज्यादा दम नहीं बचा। और फिर एस ग्रीनिंजा को चुनता है। तभी फ्लेम बस्टर बोलता है ये तो मेरे न्यू पोकेमोन थे जिन्हें मैं अभी पकड़ा ही था हाल ही में, मैंने इन्हें ट्रेनिंग भी नहीं दी थी अच्छे से, और असली फायर मास्टर तो अभी बाकी है। एस बोलता है हाँ, मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ और मुझे उसी से बैटल का इंतजार है, तो अब ग्रीनिंजा देर मत करो और डबल टीम से हमला करो। तभी फ्लेम बस्टर स्विफ्ट से अटैक करने को बोलता है, लेकिन स्विफ्ट से असली ग्रीनिंजा बच जाता है और फिर कट से सीधा हमला कर देता है, जिसके बाद टाइप्लोजन तुरंत ही मैच से बाहर हो जाता है। और अब फ्लेम बस्टर बोलता है तो तैयार हो असली बैटल के लिए, जिसके बाद फ्लेम बस्टर ब्लेजिकन को बाहर बुलाता है। अब फ्लेम बस्टर का ब्लेजिकन और एस का ग्रीनिंजा आमने सामने थे। फ्लेम बस्टर बोलता है तो एस, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर फायर मास्टर क्या चीज है। एस बोलता है बेशक, मुझे इसी का इंतजार था। अब एस ग्रीनिंजा से बोलता है तो ग्रीनिंजा तुम तैयार हो ना, चलो अभी ने अपनी स्पीड दिखाए, क्विक अटैक करो डबल टीम के साथ। अब ग्रीनिंजा फुल स्पीड से ब्लेजिकन की तरफ बढ़ता है। तो फ्लेम बस्टर बोलता है अच्छा, तो मुकाबला स्पीड से जीतना चाहते हो, फिर तो बड़ी गलती कर रहे हो। ब्लेजिकन इसे अपनी स्पीड दिखाओ। और ग्रीनिंजा डबल टीम के साथ क्विक अटैक से ब्लेजिकन पर हमला करने ही वाला था कि तभी ब्लेजिकन लास्ट ग्रीनिंजा के मूवमेंट पर जंप कर देता है और फिर ऊपर कूद जाता है। और फिर फ्लेम बस्टर बोलता है ब्लेजिकन ब्लेज किक से ग्रीनिंजा पर निशाना लगाओ, लेकिन ग्रीनिंजा भी उसके अटैक से बच निकलता है और अब दोनों अपनी पूरी ताकत से बैटलफील्ड में दौड़ने लगते हैं। दोनों ही अपनी स्पीड से एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। कभी ग्रीनिंजा ब्लेजिकन के पास आ जाता और कट से अटैक करता, तो कभी ब्लेजिकन ग्रीनिंजा के पास आ जाता और ब्लेज किक से ग्रीनिंजा पर अटैक करता। सेम ऐसा ही कुछ देर तक चलता रहा। दोनों एक दूसरे को डैमेज देते रहे, लेकिन तभी दोनों ही थक जाते हैं और एक दूसरे से दूर बिल्कुल सामने खड़े हो जाते हैं। अब फ्लेम बस्टर बोलता है तो टाइम आ गया है एस असली बैटल का, और फिर ब्लेजिकन को मेगा इवॉल्व कर देता है। तभी एस बिना देर के ग्रीनिंजा से बॉन्ड इवॉल्व हो जाता है, जिसके बाद फ्लेम बस्टर बोलता है ब्लेजिकन पूरी स्पीड से फ्लेयर ब्लीच का अटैक करो। तभी एस ग्रीनिंजा को डबल टीम से बचने को बोलता है, लेकिन ब्लेजिकन का फ्लेयर ब्लीच अलग ही लेवल का था, जो कि ग्रीनिंजा के सारे शैडोज को खत्म कर देता है और फिर ग्रीनिंजा पर सीधा अटैक कर बैठता है, जिससे ग्रीनिंजा को इतनी जोर से लगता है कि वो पीछे दीवार से टकरा जाता है। एस बस यही सोच रहा था कि कोई इतना तेज कैसे हो सकता है। पलक झपकते ब्लेजिकन ने सारे शैडोज को खत्म कर सीधा ग्रीनिंजा पर अटैक कर दिया। ग्रीनिंजा इससे बहुत बुरी तरह घायल हो गया। एस बोलता है क्या ग्रीनिंजा तुम ठीक हो? ग्रीनिंजा खड़ा होकर फिर से बैटल के लिए ब्लेजिकन के सामने आता है। ब्लेजिकन जोश में हवा में फ्लेम थ्रोअर कर रहा था, लेकिन ग्रीनिंजा ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। अब एस सोचता है ऐसे तो हम इसे नहीं हरा सकते। ब्लेजिकन हमारे अटैक करने से पहले ही अटैक को रोक देता है और सोचता है कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी एस को एक आइडिया आता है और वो बॉन्ड की पावर से ग्रीनिंजा को बताता है। इसके बाद ग्रीनिंजा फिर से डबल टीम से अटैक करता है। फ्लेम बस्टर बोलता है फिर से एक बच्चों वाली हरकत, ब्लेजिकन फ्लेम थ्रो से सबको खत्म कर दो। अब ब्लेजिकन फ्लेम थ्रो से सारे शैडोज को खत्म कर देता है, लेकिन तभी फ्लेम बस्टर देखता है ग्रीनिंजा तो वहाँ है ही नहीं, और तभी इतने में एस जोर से बोलता है ग्रीनिंजा स्लैश। अब फ्लेम बस्टर ऊपर देखता है कि असली ग्रीनिंजा तो जीप की हेल्प से ऊपर लटका हुआ है। फ्लेम बस्टर कुछ करता है कि उससे पहले ब्लेजिकन स्लैश का शिकार हो जाता है। अब मुकाबला बराबर में आ चुका था, क्योंकि ब्लेजिकन और ग्रीनिंजा एक जैसे हालत में थे, थके हुए थे। तभी फ्लेम बस्टर ब्लेजिकन को ब्लेज किक से अटैक करने को बोलता है। इसे देखकर एस बोलता है ग्रीनिंजा उसे कट अटैक से रोको, लेकिन ब्लेज किक ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से ग्रीनिंजा फिर से पीछे की तरफ ढकेल उठता है। लेकिन फिर एस बोलता है अब बहुत हुआ, ग्रीनिंजा के पास ज्यादा ताकत नहीं बची है, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। और फिर जायंट वाटर शूरिकन से हमला करने को बोलता है। इसे देखकर फ्लेम बस्टर फ्लेयर ब्लेज से उसका सामना करने को बोलता है, और फिर ग्रीनिंजा का शूरिकन और ब्लेजिकन आपस में भिड़ जाते हैं, लेकिन शूरिकन को ब्लेजिकन खत्म कर देता है और बिना रुके ब्लेजिकन फिर से फ्लेयर ब्लेज से ग्रीनिंजा पर सीधा हमला करता है। तभी एस पूरी पावर से ग्रीनिंजा को कट यूज करने को बोलता है और फिर दोनों एक बार फिर से भिड़ जाते हैं, लेकिन ग्रीनिंजा कमजोर पड़ रहा था। तभी एस सोचता है कि कार्लोस में मैं कमजोर पड़ गया था, जिसकी वजह से ग्रीनिंजा हार गया था, और अगर आज भी मैं कमजोर पड़ा तो फिर से हम हार जाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा, ये मेरा आखिरी मौका है और मैं इसे गंवा नहीं सकता। और फिर एस भी पूरी पावर लगा देता है
जिससे कि उनका बॉन्ड और भी पावरफुल बन जाता है और अब वो मिलकर ब्लेज़गन को रोक देते हैं और फिर एक बार फिर से वाटर सुरिकन से ब्लेज़गन पर अटैक कर देते हैं और इस बार ब्लेज़गन उसे रोक नहीं पाता और सुरिकन ब्लेज़गन को बुरी तरह से हरा देता है। मतलब कि यहाँ पर फ्लेम बस्टर के सारे पोकेमॉन्स हार गए और ऐस के ग्रेनिंजा ने ब्लेज़गन को भी हरा दिया। तो अब ऐस जीत चुका है और फ्लेम बस्टर ये देखकर बोलता है, वाह तुम बच्चे नहीं हो, सच में तुम बड़े हो गए हो और तुम में मुझे अब कुछ लग रहा है, दिखाई दे रहा है कि तुम मास्टर बनने के लायक हो। बट आगे का तुम्हारा बैटल इस तरह तो बिल्कुल नहीं होने वाला, इससे भी कई गुना बढ़कर होने वाला है। मैं तो सबसे लो रैंक का था और इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि तुम्हारे आगे के बैटल्स कैसे होने वाले हैं। और फिर इतना बोलने के बाद फ्लेम बस्टर एस को फायर मास्टर बैच दे देता है, जिसके बाद एस भी फ्लेम बस्टर को थैंक यू बोलता है और बोलता है मुझे बैटल करके बहुत ज्यादा मजा आया और उम्मीद है मैं आगे के बैटल्स भी ऐसे ही जीतूंगा। जिसके बाद फ्लेम बस्टर एस को आगे के मास्टर के बारे में बताता है कि वो किस टाइप का मास्टर है, वो किस टाइपिंग के पोकेमॉन्स में ज्यादा माहिर है। और फिर ये सुनकर एस अपने अगले सफर पर निकल जाता है, लेकिन जाने से पहले वो पूछता है तुमने तो मुझे एड्रेस बताया नहीं कि मुझे अगला मास्टर कहाँ मिलेगा। और फिर वो एस को एड्रेस बताता है। अब फ्लेम बस्टर एस को बताता है, तो एस अगला बैटल तुम्हारा जिस मास्टर से होने वाला है वो वाटर मास्टर है और उसका नाम है जेंड्रा, जो कि चेरेसिफिक घाटी में पानी के नीचे रहता है। अब एस फ्लेम बस्टर की बातें सुनने के बाद बोलता है, वहाँ तो मैं जा चुका हूँ, चेरेसिफिक घाटी में बहुत बार गया हूँ और फिर मुझे वहाँ तो कुछ इस बारे में ऐसा नहीं पता चला। अब फ्लेम बस्टर एस से बोलता है, अरे एस मैंने तुम्हें बताया था ना कि ये सब उसी को पता होगा जो पहले वाले मास्टर को हराएगा, यानी कि फायर मास्टर, जो कि मैं हूँ, और तुमने मुझे हराया इसीलिए मैंने तुम्हें अगले मास्टर के बारे में बताया। एस बोलता है, तो ठीक है फिर अब मुझे ये बताओ कि मैं उनसे बैटल कब कर सकता हूँ, अभी तो मेरे पोकेमॉन बैटल करने के हालत में भी नहीं है और फिर वो मुझे मिलेंगे कहाँ पर। तभी फ्लेम मास्टर बोलता है, एस देखो जेंड्रा भले ही वाटर टाइप का मास्टर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो इलेक्ट्रिक टाइप के खिलाफ कमजोर है, ऐसा तो बिल्कुल भी मत सोचना। एस बोलता है, हाँ ठीक है ये तो मैं समझ गया, लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि वो मिलेंगे मुझे कहाँ पर। तो फ्लेम बस्टर बोलता है, बताया तो चेरेसिफिक घाटी में पानी के नीचे। एस बोलता है, क्या पानी के नीचे, मजाक कर रहे हो क्या, पानी के नीचे कौन कैसे रह सकता है। फ्लेम बस्टर बोलता है, जेंड्रा रहता है ऐसी जगह पे, उसे पानी से बहुत ज्यादा प्यार है और बेस भी ऐसी जगह बनाना था जहाँ पर किसी को पता ना चले, तो उसने पानी के नीचे ही बना दिया। अब उसका बेस पानी के नीचे ही और बाकी सब चीजें तुम्हें जाकर ही पता चलेगी। तो एस अब गुड लक। तो एस भी थैंक्स बोल के वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन फिर वह सोचता है वाटर मास्टर यानी कि वाटर पोकेमॉन्स में माहिर, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन से पोकेमॉन्स चुनने चाहिए उसके खिलाफ बैटल के लिए। तभी एस को अपने पुराने दोस्त मिस्टी के बारे में याद आता है और फिर एस बोलता है, हाँ मिस्टी से मुझे पहले मिल लेना चाहिए, कुछ भी हो आखिर वो भी एक जिम लीडर ही है, अब वो भी वाटर टाइप। अब एस सरुलन सिटी जाने का फैसला करता है और ये भी सोचता है कि उसे अपने इन पोकेमॉन्स को भाई पोकेमॉन सेंटर में ले जाना चाहिए, क्योंकि वो अभी और कुछ करने की हालत में नहीं है। और तो और इतनी बड़ी बैटल के बाद पोकेमॉन्स की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो इतनी जल्दी भी रिकवर नहीं हो पाएंगे, इन्हें कुछ तो टाइम लगेगा ही। और फिर मुझे तो बैटल करने अभी ही जाना है, मुझे अपने और पोकेमॉन्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अब ये सब सोचने के बाद एस पहले समुद्र के रास्ते से पहले टर्न वापस जाता है और प्रोफेसर ओक को सब कुछ बताता है और बोलता है कि अगला उसका बैटल वाटर मास्टर से है जिसका नाम जेंड्रा है। प्रोफेसर ओक बोलते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोल सकता, इस तरह के बैटल्स में टाइपिंग मायने नहीं करती, तुम्हें खुद सोचना होगा। एस बोलता है, ठीक है समझ गया, मुझे पता है क्या करना होगा। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, लेकिन हाँ मैं पूछना भूल गया, पिकाचू का क्या हुआ, क्या वो ठीक है ना। एस बोलता है, हाँ प्रोफेसर चिंता मत करो, पिकाचू एकदम ठीक है। क्यों है ना पिकाचू, लेकिन हर बार की तरह पिकाचू कोई भी रिप्लाई नहीं देता। तभी प्रोफेसर बोलते हैं, तो एस तुम्हारे पोकेमॉन्स तो बिल्कुल ही बुरी तरह से थक चुके हैं, तो तुम्हें नेक्स्ट बैटल के लिए दूसरे पोकेमॉन का इस्तेमाल करना होगा। एस बोलता है, हाँ मुझे पता है, मैं इसीलिए तो यहाँ पर आया हूँ। अब प्रोफेसर ओक बोलते हैं, तो फिर एस बताओ तुम्हें कौन से पोकेमॉन की जरूरत है, तुम्हें क्या लगता है कि इनमें से कौन सा पोकेमॉन तुम्हारे वाटर मास्टर से बैटल करने के लिए ठीक होगा। अब एस बोलता है, प्रोफेसर मैं यहाँ से चाइजार्ड को ले जाना चाहूँगा, लेकिन बैटल 3 पोकेमॉन्स का होगा, तो बाद में सरुलन सिटी में पहुँचने के बाद मिस्टी से मैं थोड़ी राय ले लूँगा, उसके बाद आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। प्रोफेसर बोलते हैं, जैसा तुम चाहो, मिस्टी वाटर टाइप जिम को संभाल रही है तो उसे राय लेना सही रहेगा। एस बोलता है, हाँ, और फिर उसके बाद पोकेमॉन्स के पास जाता है जहाँ वो चाइजार्ड से अपने साथ चलने को बोलता है और फिर चाइजार्ड कहाँ रुकने वाला, वो भी एस के साथ चल पड़ता है। अब
अब ऐसा अपने सिटी में आया ही था तो फिर वो अपने मॉम से मिलने को जाता है, जहाँ वो अपने मॉम को सारी बातें बताता है। और फिर इसकी मॉम बोलती है मुझे नहीं पता, बस अपना और पोकेमॉन्स का ख्याल रखना, उन्हें चोट मत लगने देना। ऐस बोलता है हाँ बिल्कुल बिल्कुल नहीं लगने दूंगा, उनका ख्याल रखूंगा। और फिर उसकी मॉम बोलती है हाँ तो जीत कर ही आना, मुझे पता है तुम जीतोगे तो जरूर। अब ऐसे ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर वो अपने मॉम से गले मिलकर उन्हें थैंक्स बोलता है। और फिर एक बार बोलता है हाँ बिल्कुल मॉम, मैं अपने पोकेमॉन्स का बिल्कुल ख्याल रखूंगा। अब बहुत ज़्यादा शाम हो चुकी थी, सूरज भी ढल चुका था, तो इसीलिए अब ऐसे एक रात अपने घर पर ही बिता लेता है। और फिर दूसरे दिन सुबह उठकर पिकाचू के साथ पिकाचू को अपने कंधे पर रख कर चल देता है। और अब सेरुलेन सिटी जाने से पहले उसे वरीडियन फॉरेस्ट से होकर जाना पड़ेगा। और फिर काफ़ी देर तक चलने के बाद वो वरीडियन फॉरेस्ट में पहुंचता है, जिसके बाद बोलता है बस अब हम ज़्यादा दूर नहीं हैं, हम आधे रास्ते पहुंच चुके हैं। अब ऐसे इतना पिकाचू से बोल ही रहता है कि तभी पीछे से एक आवाज़ आती है। और जब ऐसे पीछे देखता है तो वहाँ पर फीरो पोकेमॉन ऐस और पिकाचू पर अटैक कर देते हैं। लेकिन पहले सिर्फ एक फीरो था और अब सारे के सारे फीरो में इवॉल्व हो चुके थे। और ऐसे सोच ही रहा था, सब ऐसे कंफ्यूज हो गए थे कि वो करे तो क्या करे, वो कुछ करता है कि उससे पहले ही वो लोग पिकाचू पर अटैक कर देते हैं। अब ऐसे देखता है और बोलता है नहीं, पिकाचू की हालत खराब है, पिकाचू खुद उनसे नहीं बच सकता, मुझे पिकाचू को बचाना है, पिकाचू को सेव रखना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर एक बार इतिहास दोहराया जाता है और फिर से ऐस पिकाचू के सामने आ जाता है। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। ऐस इतने सारे फीरोस को देखकर अपनी आंख बंद कर लेता है और फीरोस ऐस के एकदम नजदीक पहुंचते हैं। और तभी एक बहुत ही जोर से हवा चलती है। लेकिन इधर ऐस आंखें बंद करके सोच रहा था क्या मैं जिंदा हूँ, क्या मैंने पिकाचू को बचा लिया, लेकिन वो फीरोस कहाँ गए, या फिर मैं मर गया और पिकाचू को क्या हुआ, क्या वो भी मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर वो सारे फीरोस कहाँ गए जो मुझ पर हमला कर रहे थे, क्या मुझे अब अपनी आँख खोल कर उन्हें देखना चाहिए? हाँ मुझे आँख खोल लेनी चाहिए। और तभी जब ऐस अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो फीरोस ऐस को छोड़कर किसी और को घेरे हुए हैं। और फिर तभी एक तेज आवाज आती है और तेज आवाज के साथ हमला होता है और फिर सारे फीरोस पीछे की तरफ ढकेल उठते हैं। जिसके बाद ऐस देखता है और बोलता है ये तो मेरा पिजियोट है। और फिर ऐस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन ये टाइम खुश होने का नहीं था क्योंकि ये फीरोस बहुत गुस्से में आ गए थे। और फिर वो पिजियोट को छोड़कर ऐस को अपना निशाना बनाते हैं। फिर दो फीरोस पिजियोट से लड़ रहे थे और बाकी सब ऐस के पिकाचू की तरफ हमला कर रहे थे, जिसे देखकर ऐस बिना कुछ सोचे समझे पिकाचू के सामने खड़ा हो जाता है। और अब एक तरफ पिजियोट मुसीबत में था और दूसरी तरफ ऐस और पिकाचू। और फिर तो अब पिजियोट को फीरोस ने घेर रखा है और फिर कुछ फीरोस पिकाचू पर हमला करने वाले थे, तो इसे देखकर ऐस फिर से पिकाचू के सामने आ जाता है, जिसे देखकर पिजियोट ऐस को बचाने की सोचता है। लेकिन पिजियोट को भी फीरोस ने घेर रखा है। अब पिजियोट ऐस को बचाने के लिए पहले फीरोस पर हमला करता है, लेकिन फीरोस बहुत ही ज़्यादा थे, जिस वजह से पिजियोट अकेले फीरोस का मुकाबला नहीं कर पा रहा था। पिजियोट उन्हें रोक नहीं पा रहा था। अब इधर ऐस पिकाचू को बचाने के लिए पिकाचू के सामने आ गया था, तो वहीं सामने से फीरोस फुल स्पीड में ऐस की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन पिकाचू चुपचाप ऐस को देख रहा था। तभी फीरोस ऐस के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं, लेकिन फिर पिजियोट अचानक से ऐस के सामने आकर गस्ट अटैक से उन्हें पीछे ढकेल देता है। लेकिन फिर भी फीरोस नहीं रुकने वाले थे, वो फिर से ऐस की तरफ बढ़ते हैं। पिजियोट उन्हें फिर से रोकता है, लेकिन बार बार ऐसा करते रहने पर पिजियोट बुरी तरह से थक जाता है। अब पिजियोट बुरी तरह से थक कर नीचे गिर जाता है और अब सिर्फ ऐस बचता है। और अब ऐस को पिकाचू और पिजियोट दोनों को बचाना था। वो दोनों को बचाना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वहीं टीम रॉकेट ये सब देख रही थी और वो ऐस के पिकाचू को पकड़ना चाहती थी। और ये सब देखकर टीम रॉकेट ने सोचा कि फीरोस से लड़कर पिकाचू थक जाएगा, तो हम मौके का फ़ायदा उठाएंगे और पिकाचू को पकड़ लेंगे। लेकिन टीम रॉकेट को ये नहीं पता था कि पिकाचू पहले ऐसा नहीं है, पिकाचू को कुछ हो सा गया है। और इधर पिकाचू ऐस को देखता है कि ऐस फीरोस के सामने अकेले खड़ा है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर ना चाहते हुए भी पिकाचू को अपने पुराने दिन याद आते हैं, जब पहले भी पिकाचू ऐस की बात नहीं मानता था, लेकिन फिर भी ऐस पिकाचू से प्यार करता था। और एक दिन फिर इन्हीं फीरोस, जो कि अब फीरो बन गए हैं, इन्होंने ही मुझ पर अटैक किया था और ऐस ने अपने जान की परवाह किए बिना सिर्फ मेरे बारे में सोचा। और फिर आज वही सेम सिचुएशन है। नहीं, मैं फिर से ऐस को बचाऊंगा
और इतना सब सोचने के बाद पिकाचू उठता है और फिर दौड़ते हुए आगे जाता है, जिसके बाद वो थंडरबोल्ट से सारे फियरोस पर अटैक कर देता है, जिससे कि सारे फियरोस एक बार को तो नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वहीं टीम रॉकेट सोचती है ये अच्छा मौका है, पिकाचू ने अपनी पूरी पावर का यूज कर लिया है, अब हम पिकाचू को आसानी से पकड़ सकते हैं। और अब यहाँ टीम रॉकेट ने पिकाचू को पकड़ने के लिए एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक प्रूफ रोबोट बनाया था जो कि जाले फेंकता था। इतने में ही सारे फियरोस एक बार फिर से हमला करने लगते हैं, लेकिन पिकाचू ने पूरी पावर से अटैक किया था, जिसकी वजह से पिकाचू फिर से उठ नहीं पाता। अब ऐस बोलता है पिकाचू नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचा लूँगा और पिजियोट को भी। लेकिन ऐस के पास कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि वो पिकाचू और पिजियोट को बचा पाए। और तभी पिजियोट ऐस को भागने के लिए बोलता है और वो पूरी कोशिश करके एक बार फिर से उठता है और उन सभी फियरोस का ध्यान भटकाता है। लेकिन ऐस बोलता है नहीं पिजियोट, मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। लेकिन फिर पिजियोट ऐस की तरफ ही गश्त अटैक करके ऐस को दूर ढकेल देता है और उसे भागने के लिए बोलता है। और वहीं पिजियोट खुद फियरोस से लड़ने लगता है और यहाँ टीम रॉकेट पिकाचू को पकड़ने के लिए अपने टेंडर रोबोट से जाल फेंकते हैं और उधर सारे फियरोस पिजियोट को नीचे गिराकर ऐस की तरफ हमला करने को बढ़ते हैं। और तभी टीम रॉकेट भी अटैक कर देती है और फिर उसी टाइम पर पिजियोट ऐस को धक्का दे देता है, जिससे कि टीम रॉकेट का फेंका हुआ जाल सारे फियरोस के ऊपर आ जाता है और सारे फियरोस जाल में फंस जाते हैं। तभी वहाँ ऑफिसर जेनी की पूरी टीम पहुँच जाती है और वो ये सब देखती है, फिर बोलती है मुझे पता था यहाँ कुछ गड़बड़ हुई है। और वो ऐस से पूछती है यहाँ क्या हुआ। ऐस बताता है कि फियरोस ने पिकाचू पर अचानक से हमला कर दिया। ऑफिसर जेनी बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है, फियरोस इसी फॉरेस्ट में रहते हैं और वो पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं किया। जरूर तुमने कभी ना कभी कुछ तो किया होगा, क्योंकि ये फियरोस बहुत ही गुस्से वाले होते हैं। ये ऐसे पोकेमोन है जो अपने दुश्मन पर जानलेवा हमला करते हैं। ऐस बोलता है हाँ शायद मुझे याद है, जब मैंने अपने सफ़र की शुरुआत की थी तो गलती से एक स्पीरो के सर पर पत्थर लग गया था और फिर उसके पूरे ग्रुप ने मुझ पर हमला किया था। फिर पिकाचू ने मुझे बचाने के लिए सबको थंडरबोल्ट से बेहोश कर दिया था। शायद यही वजह हो सकती है कि वो पिकाचू और मुझ पर इतना गुस्सा है। ऑफिसर जेनी बोलती है हाँ मुझे लगा ही था ऐसा ही कुछ होगा। और फिर बोलती है लेकिन फिर इन फियरोस को किसने पकड़ा। और तभी ऑफिसर जेनी की नज़र टीम रॉकेट पे पड़ती है, जो कि ऑफिसर जेनी को देखकर वहाँ से भाग रही थी। लेकिन तभी ऑफिसर जेनी बोलती हैं तुम लोगों का थैंक्स, तुम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया और अब तुम लोगों को इसके लिए इनाम मिलेगा। अब ये सुनकर टीम रॉकेट एक दूसरे से बोलती है लगता है इसे नहीं पता कि हम करने क्या वाले थे, ये बहुत अच्छा हुआ, लगता है हमारी किस्मत खुल गई। और फिर वो तीनों एक साथ बोलते हैं हाँ ये तो हमारा फर्ज था, चलो अब हमारा इनाम दो। और वहीं दूसरी तरफ ऐस ऑफिसर जेनी से बोलता है प्लीज पिकाचू और पिजियोट को जल्दी से पोकेमोन सेंटर ले जाइए। पिकाचू और पिजियोट दोनों की हालत बिल्कुल ही खराब है, दोनों ही बेहोश हो चुके हैं। पिजियोट ने तो मुझे और पिकाचू को बचाने के लिए अपने जान की भी परवाह नहीं की। ऑफिसर जेनी बोलती है हाँ ठीक है, और फिर वो सबको पिकाचू पिजियोट और ऐस को भी पोकेमोन सेंटर ले जाती है, जहाँ पर नर्स जॉय पिजियोट और पिकाचू का इलाज करती है और बोलती हैं टेंशन की कोई बात नहीं है, ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, लेकिन इसमें 2 दिन का समय लगेगा क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा, ऐसा लगता है कि कुछ हद से ज़्यादा ही आगे बढ़ गए थे। ऐस बोलता है हाँ इन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी जितना कि इनमें थी भी नहीं, प्लीज़ नर्स जॉय इन्हें जल्दी से ठीक कर दीजिए। नर्स जॉय बोलती है हाँ तुम टेंशन मत लो, मैं इन्हें जल्दी ही ठीक कर दूंगी और तुम पहले अपना भी थोड़ा चेकअप करवा लो, तुम्हारी भी हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसे बोलती है हाँ वो तो मैं करवा लूंगा, लेकिन आप पहले इनका इलाज कीजिए। तो यार बस इस पार्ट में इतना ही था। तो अब आगे की स्टोरी या फिर कुछ भी हो जानने के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आना तो इसी चैनल पे है ना। तो चलो बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दो, मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं हूँ दुनिया का सबसे आलसी लड़का, ठंडी इतनी हो रही नहाने का मन नहीं करता, साबुन लेके नहाने का करता हूँ मैं ट्राई, पानी सर पर लगते करने लगता हूँ मैं क्राई, सुबह सुबह खाता हूँ मैं पकोड़े और चाय, डिप्रेशन के अंदर घुसते जा रहा हूँ मैं भाई।